गॉड, कितनी गर्मी है आज। मेरी तो हालत ही खराब हो गई। तो किसने कहा था इतनी धूप में शॉपिंग पर जाने के लिए? और ये सब क्या खरीद कर लाई हो? इन पर तो ब्रांड नेम ही नहीं है। वो इसलिए मॉम, क्योंकि आज की शॉपिंग मैंने किसी मॉल से नहीं की है, बल्कि वो घंटा घर के पास में जो वीकली मार्केट लगता है ना, मैं वहां गई थी अपनी फ्रेंड के साथ। क्यों, शहर के सारे मॉल्स बंद थे क्या? नहीं मॉम, मॉल्स तो ओपन थे, बट वो एक्चुअली शॉपिंग सीमा के लिए करनी थी। अगले महीने उसकी सगाई है। तो जब उस लड़की की औकात ही नहीं है तुम्हारे साथ खड़े रहने की, तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसके साथ गली गली भटकने की? डैड, वो मेरी फ्रेंड है, और क्या हुआ अगर मैं उसके साथ मार्केट चली गई तो? हम अमीर हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे सारे दोस्त भी अमीर ही हो। बिल्कुल जरूरी है। हमारे स्टेटस के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बराबर वालों के साथ रहें। देखो बेटी, मैंने दिन रात मेहनत करके इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर इसीलिए खड़ा नहीं किया है कि मेरी इकलौती बेटी ऐसे गर्मी में परेशान होती रहे। और ये क्या है, यहाँ हॉल का एसी ऑन क्यों नहीं है? अब सॉरी, बस अभी ऑन करती हूँ। नहीं मॉम, रहने दो, एसी की जरूरत नहीं है अभी। ऐसे कैसे जरूरत नहीं? क्या ये सब, तुम कब से बिना एसी के रहने लगी? हाँ, क्योंकि डैड, मुझे समझ आ गया ये एसी वेसी ना सब बेकार की चीज है। आपको पता है ये एसी हमारे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। और फिर थोड़ी बहुत गर्मी तो हम सबको झेलनी भी चाहिए। कभी अगर एसी ना हो तो कैसे गुजारा होगा? लेकिन तुम्हें बिना एसी के गुजारा करना क्यों है? अरे भाई बताओ, घर में कहाँ एसी नहीं है? अब हाँ, तुम्हारे बाथरूम में नहीं है ना? रुको, मैं अभी इंतजाम करवाता हूँ। डैड बस कीजिए, बाथरूम में कौन एसी लगवाता है? वही, जिसकी खुद की एसी की कंपनी हो, और वो है तुम्हारे डैड ब्रजेश्वर कुमार मिश्रा। तुम रुको, मैं आज ही करवाता हूँ इंतजाम। ये कहकर ब्रिजेश्वर किसी को फोन मिलाते हुए वहां से चले गए, और उनके जाते ही उनकी बेटी आयशा ने अपना माथा पीटते हुए कहा, ओह गॉड, अब मैं कैसे समझाऊं डैड को कि मुझे इन सारी सहूलियतों के बिना रहने की आदत डालनी है, वरना वरना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अरे तुझे क्यों होगी कोई दिक्कत? आयशा, तेरे दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। चल जल्दी बता मुझे, क्या बात है? मैं भी देख रही हूँ आज कुछ बदली बदली सी लग रही है। अब हाँ मॉम, क्योंकि कोई है जिसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। है? कहीं वो कोई लड़का तो नहीं है? हाँ मॉम, उसका नाम दक्ष है। उसने अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया है। हैं? आधे सेशन में? हाँ, उसे स्कॉलरशिप तो बहुत पहले मिल गई थी, बट सारी फॉर्मेलिटीज में बेचारे का आधा सेशन ही निकल गया। बट ही इज सो ब्राइट मॉम, ऐसा कमाल का दिमाग है उसका कि क्या ही बताऊं। स्कॉलरशिप मिली है, इसका मतलब लड़का गरीब घर से है। अब तुम्हारी क्लास में है क्या? नो मॉम, वो तो इंजीनियरिंग कर रहा है और मैं फैशन डिजाइनिंग। हमारी मुलाकात तो कॉलेज फेस्टिवल में हुई थी। हम एक दूसरे के डांस पार्टनर थे, और बस वहीं से। बस आयशा, जो जहां है उसे वहीं रोक दो। तुम जानती हो तुम्हारे डैड कभी उस लड़की के लिए नहीं मानेंगे, और वैसे भी उन्होंने तुम्हारे लिए रिश्ता पहले से ढूंढ रखा है। उन्हें तो बस तुम्हारे कॉलेज के खत्म होने का इंतजार है। नहीं मॉम, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं दक्ष से ही शादी करूंगी। बस देखना यह है कि यह शादी डैड और आपकी मर्जी के साथ होती है या उसके बिना। ये कहकर आयशा अपने कमरे में चली गई। वो और दक्ष पिछले कुछ वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन दक्ष कुछ घबराया हुआ था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था आयशा, ये ठीक नहीं है। तुम्हारे डैड कभी नहीं मानेंगे। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? इकलौती बेटी हूं उनकी। अब हाँ, थोड़े टाइम तक नाराज रहेंगे, बट आई नो एक न एक दिन वो मान ही जाएंगे। एक न एक दिन, इसका क्या मतलब है? कहीं तुम... हाँ दक्ष, डैड की मर्जी से शादी हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं लगता। हमें कोर्ट मैरिज ही करनी पड़ेगी, और वो भी जल्दी, क्योंकि कॉलेज खत्म होते ही डैड मेरी शादी अपनी पसंद के किसी लड़के से करने वाले हैं। पर आयशा, ये सही नहीं है। मैं कैसे? और इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। क्यों? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं क्या? या फिर तुम्हें दहेज नहीं मिलेगा इस बात की टेंशन है? कैसी बातें कर रही हो आयशा तुम? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे दहेज का भी कोई लालच नहीं है। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मेरे साथ कैसे एडजस्ट कर पाओगी। यहाँ मैं खुद किराए के कमरे में रहता हूँ, और मेरा असली घर तो एकदम गांव में है। तुम्हारे और मेरे घर में जमीन आसमान का अंतर है आयशा। हाँ तो हमारे प्यार के सामने इस अंतर की कोई हैसियत नहीं रहेगी। दक्ष, यकीन मानो, तुमसे मिलने के बाद मेरा जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया है। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं एडजस्ट कर लूंगी। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए हमेशा के लिए। ठीक है, पर मुझे लगता है कि कोई भी कदम उठाने से पहले हमें एक बार तुम्हारे डैड से चलकर बात करनी चाहिए।
दक्ष के कहने पर आयशा उसे साथ लेकर अपने डैड के पास गई, लेकिन फिर हुआ वही जिसका डर आयशा को था। ये जानते ही कि उनकी इकलौती बेटी एक गरीब घर के लड़के से शादी करना चाहती है, ब्रिजेश्वर बिफर गए और अपने गुस्से में दक्ष की बेइज्जती कर बैठे। इस फटीचर को चुना है तुमने अपने लिए। ओह आयशा, आखिर हो क्या गया तुम्हें? ये लड़का तुमसे नहीं तुम्हारी दौलत से प्यार करता है। अरे औकात क्या है इसके हमारे सामने? इसके जैसे लड़के हमारे यहाँ दिन की दिहाड़ी पर काम करते हैं और घर घर जाकर हमारे एसीज इंस्टॉल करते हैं। हाँ तो बताओ बरखुरदार, आखिर औकात क्या है तुम्हारी? यहाँ कितना बड़ा घर है तुम्हारा और घर में कम से कम एक एसी तो है ना? अरे एक आध पंखा तो होगा, क्यों बोलती बंद क्यों होगी तुम्हारी? बस कीजिए डैड, दक्ष कौन है और क्या कर सकता है ये आपसे बेहतर मैं जानती हूँ, लेकिन आप ये जान लीजिए कि शादी तो मेरी दक्ष से ही होगी, फिर चाहे वो आपकी मर्जी के बगैर ही क्यों ना हो। आयशा और उसके डैड दोनों ही अड़े रहे और फिर कॉलेज खत्म होते ही आयशा ने अपने डैड के खिलाफ जाकर दक्ष से शादी कर ली और इस तरह उसका अपने मायके से रिश्ता टूट गया और वो दक्ष के साथ उसके किराए के कमरे में रहने आ गई। क्या सोच रहे हो दक्ष? बस यही कि हमने सही तो किया ना। क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? मैं खुश हूं दक्ष, और ये खुशी दुगनी हो जाएगी जब कल तुम मुझे मेरे ससुराल लेकर चलोगे। मैंने कभी गांव की लाइफ देखी नहीं है। ओह, आई एम सो एक्साइटेड। पता नहीं तुम्हारा ये एक्साइटमेंट कितने दिनों तक रहेगा। खैर चलो, तुम्हारा जब तक मन लगे रह लेना वहां, फिर हम यहाँ वापस आ जाएंगे, ठीक है? फिर अगले ही दिन दक्ष आयशा को लेकर अपने गांव के घर पहुंचा। मकान वैसे तो काफी बड़ा था, लेकिन था जर्जर हालत में। एसी और फ्रिज जैसी सुविधाएं तो दूर की बात है, पूरे घर के किसी भी कोने में एक सीलिंग फैन तक नहीं था वहां। हालांकि दक्ष के घर वालों ने आयशा का खूब अच्छे से स्वागत किया और उसकी खातिरदारी में जुट गए। क्यों बहुरिया, कैसन लगा अपना ससुराल? अच्छा है मम्मी जी, अब मेरा मतलब है माँ जी। अरे कोनो बात नहीं, तुम जो चाहो सो बोलो हमें, तुम्हारे मुंह से तो सब चोखा लाके है। जी ठीक है मम्मी जी। अब मम्मी जी मैं ये कपड़े बदल लूं क्या? वो बहुत गर्मी लग रही है इनमें। हाँ हाँ क्यों नहीं, ई लो, ये घाघरा चोरी पहन लियो, एकदम सूती कपड़े से अपने हाथों से सिले हैं तुम्हारे लिए। सच में मम्मी जी? थैंक यू मम्मी जी। वो क्या कहते हैं, अरे दक्ष सिखाए तो रहा। हाँ, मैनस नॉट। मेंशन नॉट कहते हैं मम्मी जी। हाँ हाँ उई, और हाँ बहुरिया ई लो, ई दो पंखे भी धर लियो अपने साथ। वैसे तो तुम्हारा कमरा अंदर वाला है, वहां हम अच्छे से लिपाई पुताई कर दिए तो खूब ठंडा रहेगा वहां, पर फिर भी तनिक गर्मी लगे तो ये पंखा झल लेना। वाओ मम्मी जी, ये तो कितने प्यारे और एंटीक हैं, और इनसे हवा भी कितनी बढ़िया हो रही है। सच में दीज फैंस आर अमेजिंग। अब कहां से खरीदे आपने? काबुली खरीदे? अरे बहुरिया, ये तो हम अपने हाथों से बनाए हैं। लेकिन आयशा को तो वो सभी बहुत पसंद आए। और फिर रात के वक्त मैं तो बेकार ही डर रहा था, मुझे लगा था कि तुम यहाँ बिना सुख सुविधाओं के परेशान हो जाओगी। देखो, सुखी तो मैं तुमसे शादी करते ही हो गई थी, और रही बात सुविधाओं की, तो सच में यहाँ आकर एहसास हुआ मुझे कि वहां शहर में हम जिन सब चीजों को सुविधाओं के नाम पर यूज करते हैं ना, वो सब की सब बस फालतू ही होती हैं, इवन हमारे लिए बहुत बुरी होती हैं। अब इस पंखे को ही देख लो, कितनी बढ़िया हवा देता है, साथ में हाथों की एक्सरसाइज भी हो रही है, और तो और कितना एंटीक है ये, मेरी ड्रेस के साथ मैच भी हो गया। ये कहते ही आयशा कुछ देर के लिए चुप हो गई, मानो किसी गहरी सोच में डूबी हो। और फिर क्या हुआ, कहाँ खो गई? अरे यार, मिल गया, जबरदस्त आइडिया मिल गया मुझे। है? क्या आइडिया? अरे वो अगले महीने जो फैशन शो होने वाला है, उसके लिए मैंने एक ड्रेस डिजाइन की थी, बट उसके साथ कोई बढ़िया एसेसरीज नहीं समझ में आ रही थी कि क्या रखूं, तो बस ये फैंस अब मेरी हेल्प करेंगे। और फिर अगले ही दिन से आयशा अपनी सास के साथ जुट गई इस तरह के हाथ के पंखे बनाने में। वो करीब 10 दिन अपने ससुराल में रही, और इन दिनों में उसने वो प्यार और अपनापन पाया जो सुख सुविधाओं से भरपूर उसके मायके में उसे कभी नहीं मिला। फिर करीब 1 महीने बाद, वाह आयशा, तुमने तो कमाल कर दिया, इन मामूली पंखों को कितना खास बना दिया तुमने। नहीं, ये कभी मामूली थे ही नहीं, इनमें मम्मी जी का प्यार और उनकी मेहनत थी, जिन्हें अब मैं उनकी असली पहचान दिलाऊंगी। और वाकई आयशा ने ऐसा कर भी दिखाया। उसने अपनी डिजाइन की हुई हर ड्रेस के साथ एक हाथ वाला पंखा भी डिजाइन किया, जो धीरे धीरे उसकी डिजाइनिंग का सिंबल बन गया और मार्केट में सबकी पसंद भी। बीतते वक्त के साथ आयशा और दक्ष खुद में एक ब्रांड बन गए, जिसकी खबर आयशा के डैड तक भी जा पहुंची। और फिर मॉम, डैड, आप अब? हाँ बेटा,
घर के अंदर नहीं बुलाओगी? आइए ना डैड, अंदर आइए। घर के अंदर आकर ब्रिजेश्वर हैरान थे क्योंकि अब दक्ष और आयशा जिस घर में रहते थे वो उनका अपना था और ब्रिजेश्वर के घर से बड़ा और ज्यादा मॉडर्न भी था। सुख सुविधा की हर चीज थी वहां सिवाय एसी के। क्या हुआ डैड, एसी ढूंढ रहे हैं? वो तो आपको सिर्फ गेस्ट रूम में मिलेगा। आयशा की बात सुनकर उसके डैड की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने झट से आयशा को गले से लगा लिया, जिसका मतलब साफ था कि अब उनके मन में न तो अपनी अमीरी का घमंड बाकी था और न दक्ष को लेकर कोई मलाल। शिवानी, बस अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इससे बेहतर रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। और तुम एक बार लड़के से मिल तो लो। अगर पसंद ना आए तो हम जिद नहीं करेंगे। पापा, मैंने कहा ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी नहीं करने का क्या मतलब है बेटा? शादी के लिए यही सही उम्र होती है। अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो बोलना। हम नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब अच्छा ठीक है, मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करके आने दीजिए, फिर मिल लूंगी मैं जिससे भी आप कहेंगे। ये है शिवानी, जो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है और शहर में बड़े ठाट बाट से रहती है। शिवानी के माँ बाप उसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन शिवानी इसके लिए तैयार नहीं है। वो बात को टालकर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए निकल जाती है, जिसके लिए उसे अपनी टीम के साथ कुछ दिन एक पिछड़े गाँव में बिताने थे। वो जिस गांव में थी वहां बस कुछ दिन पहले ही बिजली की सप्लाई शुरू हुई थी। यही वजह थी कि यहाँ के लोग शहर के ऐशो आराम से पूरी तरह अनजान थे। भले ही इस गांव में शहर के ऐशो आराम ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ कितना सुकून है। यहाँ की हवा से लेकर यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं ना। सही बोला तूने, सच में शहर के शोर शराबे से दूर कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। शिवानी और उसकी दोस्त बातें कर ही रही थी कि तभी शिवानी की नजर खेत में काम कर रहे एक लड़के पर पड़ी। अंजलि, उधर उधर देख तो जरा। ओह वाह, क्या बॉडी है उसकी, और मसल्स तो देख इसकी। ऐसी बॉडी तो कई साल जिम करने के बाद भी नहीं बना पाते शहर के लड़के। चल ना बात करते हैं। अब नहीं, रहने देना। जिस लड़के के बारे में शिवानी और उसकी सहेली अंजलि बातें कर रही थी वो था इसी गांव का रहने वाला राघव, जो वाकई देखने में बहुत ही अच्छा था। उसकी कद काठी ऐसी थी कि कोई भी लड़की पहली ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठे, और ऐसा ही हुआ था शिवानी के साथ। अंजलि के जोर देने पर वो भी उसके साथ राघव से बात करने पहुंची और फिर एक्सक्यूज मी, हाय, मेरा नाम अंजलि है और ये शिवानी। जी नमस्ते, हम राघव। बताओ क्या समस्या है? समस्या तो कुछ नहीं है। वो असल में शहर से जो टीम आई है ना, हम उसी के साथ आए हैं। आपका गांव घूमना चाहते हैं, आप घुमाएंगे हमें प्लीज? माफ कीजिए मैडम, हमें बहुत काम है, आप किसी और से पूछ लो। इतना कहकर राघव वापस अपने काम पर लग गया और शिवानी वहीं खड़ी उसे काफी देर तक देखती रही। उसे राघव पसंद आ गया था। उसके बाद वो हर दिन राघव को ढूंढी लेती और किसी न किसी बहाने से उससे बातें करने की कोशिश करती। राघव को भी जल्दी ही शिवानी के दिल का हाल समझ आ गया और फिर, देखो राघव, तुम चाहे जो कहो, मैंने तय कर लिया है। मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। लेकिन मैडम, हम शहर नहीं आ सकते। यहाँ हमारा भरा पूरा परिवार है, हमको नहीं छोड़ सकते, चाहे जो हो जाए। तो तुमसे शहर आने को बोल ही कौन रहा है? और वैसे भी शादी के बाद लड़कियां ससुराल आकर रहती हैं, लड़के नहीं। मुझे तुम और तुम्हारा ये गांव बहुत भाग्य है। राघव प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहूंगी। शिवानी की ये बात राघव के दिल पर जा लगी। सच तो ये था कि उसे भी शिवानी पसंद थी, लेकिन अब जब शिवानी उसके खातिर शहर छोड़कर गांव में रहने को भी तैयार थी तो उससे भी ना नहीं बोला गया। शिवानी ने गांव से लौटकर अपने घर वालों को राघव के बारे में बताया। फिर काफी नानुकुर के बाद आखिरकार शिवानी के माता पिता को झुकना ही पड़ा और इस तरह शिवानी और राघव की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पापा, एसी बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ गांव में अभी लाइट के कनेक्शंस हुए हैं तो वोल्टेज इतने नहीं आते कि एसी चल सके। आप ऐसा कीजिए, एक अच्छा सा कूलर ही खरीद दीजिए, बस वही काफी होगा। और वैसे भी गांव में शहर से कम गर्मी होती है तो वहाँ कूलर ही बहुत है। शिवानी जानती थी कि गांव में उसकी जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी राघव के लिए वो अपने सारे ऐशो आराम छोड़ने को तैयार थी। जल्दी शिवानी और राघव की शादी हो गई और शिवानी के साथ उसका कूलर भी उसके ससुराल आ गया। अरे ये का बला है भाई, देखो तो पहले कभी नहीं देखे। ईऊ हवा देबे वाला मशीन है बाबा, बिजली से चलत है यो। राघव का बड़ा परिवार था। उसके माता पिता, चाचा चाची और उसकी छोटी बहन सब साथ ही रहते थे। और फिर एक दिन, सुनो ना, अब काफी गर्मी होने लगी है, आप ये कूलर का कनेक्शन कर दो ना। हाँ, बस एक बार हम घर में बत्ती से कनेक्शन करवा ली हैं, तभी कूलर चल पाया है तुम्हार। अब ठीक है, कोई बात नहीं। अगले ही दिन राघव अपने घर में लाइट का कनेक्शन करवा लेता है और फिर बारी आती है कूलर को बिजली से जोड़ने की। राघव कूलर का कनेक्शन करने जा ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ आकर उससे कहती है, अरे लल्ला, जो का कर रहे हो तुम? मायो कूलर को कनेक्शन कर रहा है, और का? कनेक्शन जो का होता है? का कोई खाने की चीज है का? ना मेरी अम्मा,
कनेक्शन को मतलब है कि हम जा कूलर को बत्ती से जोड़ के चलान जा रहे। अच्छा लल्ला, जो कूलर वही तो है जो गर्मी में ठंडी लाई दी है। हाँ अम्मा, यो भैया। अरे अरे सबे लोग सुनो, हम आओ लल्ला, कूलर चलाने जा रहे हो, सब लोग आओ, जल्दी आओ रे। इसके बाद घर के सभी लोग घर के आंगन में आ जाते हैं और पास में शिवानी कूलर को लेकर सभी लोगों का उत्साह देखकर हंसे जा रही थी। सब लोग कूलर को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। कोई खुशी से नाच रहा था तो कोई टकटकी लगाए बस कूलर को ही देखे जा रहा था। राघव के माता पिता तो कूलर के आगे झुककर उसे प्रणाम भी करने लगे थे। ए कूलर महाराज, अब आप हमें चला के दिखाए दे, बड़ी कृपा होएगी। अरे बाबूजी, ये कोई इंसान या देवता नहीं है, ये तो बस एक मशीन है। अभी देखिए, बिजली से कनेक्शन होते ही ये चल पड़ेगा और फिर देगा इस गर्मी में ठंडी का एहसास। अरे भाभी, जो गर्मी में ठंडी ला दे वो देवता से कम थोड़े है। काय अम्मा, सही बोले ना हम? हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही कही। और वैसे भी घर में कछु नया काम पूजा पाठ से ही होना चाहिए। जो तुम ऐसा करो, जाके आरती की थाली सजा लाओ। राघव की बहन जाकर तुरंत आरती की थाली सजा कर ले आई। असल में पूरे गांव में सिर्फ राघव का ही घर था जहां कूलर जैसी कोई चीज आई थी। तो सिर्फ घर वाले ही नहीं बल्कि गांव के लोग भी उत्सुकता से उस कूलर को चलते देखने वहां पहुंच गए थे और बड़ी ही बेसब्री से कूलर के चलने का इंतजार कर रहे थे। राघव की माँ ने बड़ी ही श्रद्धा से कूलर की पूजा की, उसकी आरती उतारी और फिर राघव जैसे ही कूलर के स्विच को ऑन करने के लिए आगे बढ़ा तो उसके पिता ने उसे रोकते हुए कहा, अरे थोड़ा रुक जा राघव, सब लोग आए के कूलर देवता के पाए छू लो भैया, उसके बाद ही ये चालू होएगो। इतना सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बारी बारी से कूलर के पैर छूने के लिए आने लगते हैं और ये देखकर तो शिवानी की हंसी नहीं रुक रही थी, लेकिन किसी को बुरा न लगे इसके लिए वो सबसे मुंह छिपाकर हंस रही थी। फिर जब सभी लोगों ने कूलर को झुककर प्रणाम कर लिया तब जाकर आखिरकार राघव ने कूलर का प्लग लगाकर उसका स्विच ऑन किया। लेकिन ये क्या, कूलर तो चला ही नहीं है। जो का भयो, जो चल का नहीं रहो। हाय मोरे राम, जो तो बड़े अपसगुन हो गए हो। जरूर कूलर देवता हमसे नाराज हुई गए हैं। बताओ यहाँ कौन है जो कौन गलत काम करके आओ है, बताओ जल्दी। उसकी वजह से ही कूलर देवता नाराज भये हैं। अरे चाची जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देखिए, बस लाइट चली गई है इसीलिए कूलर नहीं चल रहा है। अच्छा, तो अब हम क्या करिए बहू? करना क्या है, थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए, जैसे ही लाइट आएगी तो ये कूलर खुद ब खुद ही चलने लगेगा। शिवानी के ऐसा कहने के बाद पूरा परिवार और गांव के लोग भी कूलर को घूरने लगे। कोई वहां से हिलने को भी तैयार नहीं था क्योंकि हर कोई बस एक बार उस कूलर को चलते हुए देखना चाहता था और उसकी ठंडी हवा को महसूस करना चाहता था। काफी घंटों के बाद सबका ये इंतजार आखिरकार खत्म हुआ जब बिजली आ गई। बिजली के आते ही कूलर तेज आवाज के साथ चल उठा और कूलर को चलते देख सभी लोग पहले तो चौंके, लेकिन फिर उसकी ठंडी हवा को महसूस कर खुशी से नाचने लगे। सबको इतना खुश देखकर शिवानी को भी खुशी हुई। भले ही उसका ससुराल गरीब और पिछड़ा हुआ था, लेकिन एक छोटी सी चीज में खुशियाँ कैसे ढूंढनी है ये शिवानी ने यहीं आकर सीखा था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो अब राघव के साथ मिलकर न सिर्फ अपने ससुराल बल्कि पूरे गाँव को ऐसी कई खुशियाँ लाकर देगी।